दोस्तों, यह वीडियो 49 वीडियो है और इससे पहले 48 वीडियो डाल चुका हूँ फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छे क्वेश्चन हैं। और यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, चाहे जेआरएफ के लिए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी के लिए, सब के लिए काम करेगा। तो इसलिए मैं सेलेक्टिव वीडियो बनाया हूँ और इसमें एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। तो सबको पता होगा कि फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित हुए थे हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 34वां ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। 34वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 34वां जो होगा लॉस एंजेलिस में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉस एंजेलिस में। और बता दें, और बाकी यह लॉस एंजेलिस अमेरिका में है, और जो 32वां होगा, 32वां 32 वो टोक्यो में होगी और 23 जुलाई 2021 से होगी और 8 अगस्त तक चलेगी। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक चलेगी टोक्यो में 32वां। और 33वां पेरिस फ्रांस में, 33वां ओलंपिक जो होगी पेरिस फ्रांस में 2024 में। और ये लॉस एंजेलिस जो है 2028 में होगी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 18वां एशियन गेम्स कहाँ हुए? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जकार्ता और पाल्मबर्ग में। और जो 19वां एशियन गेम होगा, ऑप्शन नंबर ए हैंगझाओ में होगा। हैंगझाओ में 19वां एशियन गेम होगा। और जो 18वां एशियन गेम हुए थे जकार्ता पाल्मबर्ग इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में बजरंग पूनिया, अभिनव बिंद्रा, विश्वनाथ आनंद, प्रकाश पादुकोण। तो इसमें नहीं, इसमें देखिए हिंदी में लिखा है कि प्रदान किया गया और इंग्लिश में लिखा है कि नॉट। तो हमेशा क्वेश्चन जो वैलिड माना जाता है वो इंग्लिश का ही क्वेश्चन माना जाता है। इंग्लिश में जो लिखा रहता है उसको ही मानते हैं वैलिड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकाश पादुकोण को नहीं मिला है अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो और विश्वनाथ आनंद को 91-92 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला था, और यह पहले व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति थे, खिलाड़ी, जिन्होंने राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1991-92 में पाया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे नहीं प्रदान किया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पुलेला गोपीचंद और सतपाल सिंह, बहादुर सिंह, चंदगी राम, तो तीनों लोग को प्राप्त किया गया, लेकिन चंदगी राम को नहीं दिया गया, प्रदान किया गया। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्टार्टिंग 1985 में हुई थी, और इसमें जो अब पुरस्कार दिया जाता है 15 लाख कर दिया गया है कैश। प्राइज मनी जो है, प्राइज है जो 15 लाख कर दी गई है। और राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख, अर्जुना अवार्ड में 15 लाख, और मेजर ध्यानचंद जी का जो पुरस्कार होता है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसमें 10 लाख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 2020 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बीजिंग में।
2020 का जो शीतकालीन 22 का शीतकालीन जो ओलंपिक होंगे, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक वो बीजिंग में होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडियन प्लेयर हु हैज़ नो ओन ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक। कहा है कि कौन सा इंडियन प्लेयर है जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता है। तो योगेश्वर दत्त, विजेंदर सिंह, गगन नारंग, दीपा कर्माकर ही ऑप्शन नंबर डी सही, यही नहीं जीती हैं, इनका 4th प्लेस था ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्लेयर इज नॉट अवार्डेड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से किसे नहीं अवार्ड किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो पुलेला गोपीचंद, विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। तो पुलेला गोपीचंद ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सारे पुरस्कार प्राप्त हैं, अर्जुना, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन बैडमिंटन स्टार्टेड इन ओलंपिक। तो बैडमिंटन ओलंपिक में कब प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में। 1992 बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है, GS रंधावा, मिल्खा सिंह, अजमेर सिंह, प्रवीण कुमार। तो मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया है, बाकी तीनों लोग को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेटरी पीरियड। तैयारी काल की न्यूनतम अवधि होती है, कितनी अवधि होती है। तो मिनिमम जो होती है 6 वीक की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 सप्ताह की। क्वेश्चन नंबर 52 है कि विच इज डिटरमाइंड फैक्टर फॉर इम्प्रूविंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। कि जटिल प्रतिक्रिया योग्यता में वृद्धि निर्धारण कारक है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि जो रिएक्शन टाइम होती है वो 2 तरह की होती है, एक सिंपल होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन टाइम वो होती है जिसे हमें डायरेक्शन पता होता है, निर्देशन पता होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम वैसी है जिसे हमें पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो 2 तरह की होती है। और इसमें पूछा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी की बात पूछा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एंटीसिपेशन पूर्वानुमान, बी है सही अनुक्रिया का चयन, और सी है ताकत, और डी है दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइम की फैक्टर हैं जो इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, आइडियो मोटर ट्रेनिंग इज आल्सो कॉल्ड। आइडियो मोटर प्रशिक्षण को भी कहते हैं। तो मोटर कोऑर्डिनेशन मोटर माने मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन माने समन्वय, मूवमेंट का गति का समन्वय, टेक्निक ट्रेनिंग तकनीक प्रशिक्षण, मेंटल प्रैक्टिस मानसिक अभ्यास, और डी है रीहर्सल रीलर्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइडियो मोटर का मतलब होता है कि आइडिया माने विचार और मूवमेंट। जब हम मेंटल प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बोलते हैं आइडियो मोटर ट्रेनिंग, मानसिक अभ्यास। क्वेश्चन नंबर
54 है विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कौन सी विशेषता नहीं है। तो बता दें कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान और सिस्टमेटिक भी होती है, साइंटिफिक भी होती है, प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, उसमें परफेक्शन होता रहता है, और टेक्टिकल एफिशिएंसी उसकी विशेषता नहीं है, टेक्टिकल एफिशिएंसी उसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है विच इज द मेथड्स ऑफ एक्कम्प्लिशिंग टैक्टिकल ट्रेनिंग, रणनीति प्रशिक्षण को कार्यान्वित करने की विधि कौन सी है। तो रणनीति, जब आप कोई टैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो टैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, टैक्टिकल स्किल होना चाहिए और टैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए, तभी जाकर आप कोई टैक्टिकल ट्रेनिंग पूर्ण कर सकते हैं, कार्यान्वित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 56 है विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लोड, लोड का कंपोनेंट कौन नहीं है, लोड का कंपोनेंट कौन नहीं है। तो इस अब लिटरली देखा जाए, साहित्यिक रूप से देखा जाए तो इंटेंसिटी भी है, वॉल्यूम है, मोमेंट क्वालिटी है, कंपटीशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लोड का कंपोनेंट कंपटीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि टोटल मैचेस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 57 टीम, कहा है कि 57 टीमों के नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रथम चक्र में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे की बात जब किया है तो आप देख सकते हैं कि 57 टीम है, तो अब बाई कितने के जाएगी, नेक्स्ट के पावर 2, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो यानी कि राउंड कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 राउंड हुआ मैच, और 6 राउंड 64 के अंदर जाएगा तो 64 माइनस 57 यानी कि बचा 7 बाई जाएगी 57 टीम में, तो यानी कि 50 में 7 बाई जाएगी तो बची 50 टीम। तो फर्स्ट राउंड में 25 मैच होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, फर्स्ट राउंड में 25 मैच होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है 7 टीमों के डबल लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच होते हैं। 7 टीम का अगर डबल लीग कराना है तो आप कितने मैच है, इसका फार्मूला होता है, सिंगल लीग का फार्मूला बता दें, n ब्रैकेट में n-1/2, यानी 7 टीम है, अगर 7 टीम का देखें तो 7 ब्रैकेट में 7-1/2, यानी कि अब कितना आता है देखिए बताते हैं आपको। इसका आएगा 7 × 6/2 यानी 42 में 2 से डिवाइड करिए तो 21 मैच आएंगे सिंगल नॉकआउट में, सिंगल नॉकआउट लीग टूर्नामेंट में। बट ये क्या पूछा है कि डबल लीग में कितने मैच होंगे। तो डबल लीग का फार्मूला आप लोग को बता देते हैं कि n ब्रैकेट में n-1 अब 7 हो गया और ब्रैकेट में 7-1 यानी कि 7 × 6 42। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 42 मैच होंगे डबल लीग टूर्नामेंट में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कौन सा एनारोबिक क्षमता निर्धारण कारक नहीं है। ये एनारोबिक की बात बता दें और एरोबिक की कैपेसिटी की बात।
एनारोबिक, जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी वर्क करते हैं और धीरे धीरे उसमें हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है, आसानी से कंफर्टेबली पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक कैपेसिटी की बात बोल दें कि एनारोबिक, एना माना अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब अभी इनकम्प्लीट, अधूरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एनारोबिक क्षमता निर्धारण कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेटाबॉलिक पावर। आप सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेटाबॉलिक पावर, चयापचयी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 60 है, थर्ड लेग प्रशिक्षण किसने विकसित किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, गोस्टा होल्मर। और थर्ड लेग स्वीडन में दिया गया था, गोस्टा होल्मर ने दिया था, और इससे एंडूरेंस डेवलप होता है। थर्ड लेग का दूसरा नाम स्पीड प्ले है, स्पीड प्ले है। यह ऐसी जगह होती है जिसमें सरफेस डिसाइड नहीं होता है, अनइवन, यानी कि बराबर, ऊबड़ खाबड़, पहाड़ी, जंगली एरियाओं में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है ताकि व्यक्ति में मोनोटोनस न हो, यानी उबाऊपन न हो, और अधिक से अधिक वर्क कर सके और उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकें। इसको गोस्टा होल्मर ने दिया था थर्ड लेग ट्रेनिंग को। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर की बात करें 61 की, तो मालिश जो मालिश मसाज होती है, मालिश प्रहस्तनों को किस दिशा में करना चाहिए। जो मालिश की जाती है शरीर पे किस डायरेक्शन में की जाती है, तो हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट की ओर ही मालिश करना चाहिए, हार्ट से दूर नहीं, हार्ट से नज़दीक लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टुवर्ड्स द हार्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ किस आहार घटक से भरपूर होते हैं, यानी कि जो भी पदार्थ ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी देते हैं, वह किस से अधिक मात्रा में भरपूर होते हैं। तो विटामिन का बात बता दें तो विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देती है, और प्रोटीन ऊर्जा देती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और सी, मिनरल्स भी ऊर्जा नहीं देते। और डी, कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, यानी कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। एक लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम, दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या मोमेंटम, त्वरण का नियम, और तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फर्स्ट नियम जो दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम दिया था। और जड़त्व का नियम यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक गतिमान या स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तन नहीं कर देता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर, अब वीडियो लंबी होने के कारण मैं यहीं ब्रेक करता हूं, और इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो। और वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचें और सब इस वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।